नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राज्यों ने कल से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल खोलने की तैयारियां तेज की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल अतिरिक्त पाबंदियों के साथ खुलेंगे। गोवा में गिरिजाघर कल से नहीं खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा, निजी अस्पताल संदिग्ध कोविड-19 रोगियों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। भारतीय नौसेना जहाज जलाश्व 700 फंसे भारतीयों को लेकर आज तूतीकोरिन पहुंचेगा। और ओपेक और सहयोगी देश इस वर्ष जुलाई तक तेल उत्पादन में 10% कटौती पर सहमत। समाचार प्रभात के इस अंक में अपनी सहयोगी पुष्पलता शर्मा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए 4 जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल, रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों, कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इनमें कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है। खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। इनमें खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल या किसी अन्य तरीके से ढकना और टिश्यू पेपर का समुचित रूप से निपटान करना शामिल है। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा। सभी रेस्तरां से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए। रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क अवश्य इस्तेमाल करना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी। आईएनएस जलाश्व के 700 प्रवासी भारतीयों को लेकर आज तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचेगा। ये जलपोत मालदीव की राजधानी माले से शुक्रवार को स्वदेश के लिए रवाना हुआ था। भारतीय सेना का ये जहाज समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत 4 जून को तीसरे फेरे में माले पहुंचा था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। माले से आईएनएस जलस्व की ये तीसरी यात्रा है, लेकिन पहली बार वो 700 भारतीयों को लेकर तूतीकोरिन पहुंचेगी। यात्रियों में ज्यादातर तमिलनाडु के वासी हैं जो मालदीव में रोजगार के लिए बसे थे, लेकिन कोविड महामारी से प्रभावित हुए हैं। उन्हें जरूरी क्वारंटाइन के बाद घर भेजा जाएगा। आईएनएस जलस्व मालदीव से लगभग 2000 लोगों को देश वापस ला चुका है। वहीं पड़ोसी श्रीलंका से भी पिछले सप्ताह एक खेप में 685 लोगों की वापसी हुई थी। मालदीव से लगभग 2700 नागरिकों की वापसी हो चुकी है और इस महीने एयर इंडिया की 3 उड़ानों से अतिरिक्त यात्रियों की घर वापसी होगी। निजी कंपनियों और समूहों के सहयोग से चार्टर्ड उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी का कोई भी अस्पताल कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में काम कर रहे सभी अस्पतालों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 के लक्षणों वाले और सामान्य तथा गंभीर श्रेणी के मरीजों को भर्ती करने से इनकार न किया जाए। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास कोविड-19 जांच की पुष्टि की रिपोर्ट न होने का बहाना बनाया नहीं जा सकता। सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि जांच रिपोर्ट आने तक ऐसे सभी मरीजों को कोविड संदिग्ध रोगी क्षेत्र में रखा जा सकता है। कोविड-19 की पुष्टि होने पर ऐसे रोगियों को कोविड अस्पताल में रखा जाएगा, जबकि अन्य रोगियों को सामान्य अस्पताल में भेज दिया जाएगा। अस्पतालों में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को भर्ती करने से मना करने की कई शिकायतों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। एयर इंडिया ने वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण के लिए सिर्फ 15 घंटे में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के लिए 22,000 से ज्यादा सीटों के टिकट बेचे हैं।
अभियान के तहत 6 मई से अब तक लगभग 65,000 लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए इस महीने की 10 तारीख से लेकर 1 जुलाई तक लगभग 300 उड़ानों का संचालन करेगा। वंदे भारत मिशन के तहत कल विभिन्न देशों से 910 भारतीय स्वदेश लौटे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में कहा कि ये भारतीय नैरोबी, कुवैत, जिबूती, फ्रैंकफर्ट, हो ची मिन्ह और जेद्दाह से लौटे हैं। उन्होंने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने में एयर इंडिया, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में विकास के मॉडल के रूप में उभरने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र कोविड-19 प्रबंधन में भी एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 6 वर्षों में प्राथमिकता और संरक्षक की भूमिका के कारण ये संभव हो पाया है। वे सरकार का 1 साल पूरा होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर पुस्तक और इसका संस्करण जारी करने के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई यातायात के विकास में वर्ष 2019-20 के दौरान 100% व्यय करने के लिए अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद बांस का महत्व बढ़ेगा और इस क्षेत्र के युवा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में अवसर मिलेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना उपभोक्ता केंद्रित सेवा और लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से बिना किसी लागत के जीरो बैलेंस से खाता खोलना संभव हुआ है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 38 करोड़ जनधन खातों में से लगभग 53% महिलाओं के हैं। श्री अमिताभ कांत कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक नकद राशि भुगतान के भारत के सफल प्रयास पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग ले रहे थे। निर्धनों के लिए विश्व बैंक के परामर्शदाता समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेटा बुल ने कहा कि जनता के हित में डिजिटल बुनियादी ढांचा अपनाने का भारत का फैसला इस योजना की सफलता का आधार है। वेबिनार में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि भारत की 65% आबादी के बैंक खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान 62,000 बैंक मित्रों के कुशल सहयोग से इन लोगों को वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकीं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आस्ते ने कहा है कि एक राष्ट्र एक कार्ड प्रणाली सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और हमें वित्तीय जागरूकता और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे रास्ते पर चलना होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.20% हो गई है और स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या 1,14,073 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 9,887 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,657 हो गई है। देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 294 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब 6,642 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.80% है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। लगातार हर रोज जब हम पिछले दिन के मुकाबले बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट बेहतर होता है। यानी कि जितने भी देश के अंदर आज तक मरीज कोविड से पॉजिटिव सिद्ध हुए हैं उसमें से 48% से ज्यादा ठीक होकर अपने घर में जा चुके हैं और जो बाकी बचे हुए लोग जिनको हम एक्टिव केसेस कहते हैं, इलाज जिनका चल रहा है, इसमें भी मेजॉरिटी जो मरीज हैं वो रोड टू रिकवरी यानी ठीक होने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे कम मोर्टालिटी या फैटालिटी रेट यानी कि जो मृत्यु दर है, जो कि हालांकि एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो वो हमारे लिए सबके लिए बड़ी कष्टदायक होती है, लेकिन वो सबसे कम हमारा भारत के अंदर है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों का परीक्षण हुआ। देश में कुल नमूनों के परीक्षण की संख्या 45,24,317 हो गई है।
पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 435 मामलों की पुष्टि हुई है। ये राज्य में एक दिन में प्रभावित होने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 7,738 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। कल 17 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 311 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 207 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 3,129 हो गई। माफ कीजिए, ये संख्या 3,119 हो गई है। कोलकाता में सबसे अधिक 351, जबकि उत्तरी 24 परगना जिले में 144 कंटेनमेंट जोन हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 233 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,831 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों में से 95,473 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 3,554 संक्रमित पाए गए। कोरोना के कारण अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 6 जिले पटना, खगड़िया, बेगूसराय, रोहतास, भागलपुर और मधुबनी कोरोना वायरस संक्रमण से अधिक प्रभावित हुए हैं। इन जिलों में 1,500 से अधिक पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। पटना में सबसे अधिक 282 लोग संक्रमित हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व और मास्क के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच दर तय करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और नई दरें 7 दिन के भीतर तय कर ली जाएंगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने राज्य में 44 सरकारी और 36 निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना वायरस परीक्षण की अनुमति दी है। सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण मुफ्त है, वहीं निजी प्रयोगशालाओं में इसके लिए 4,500 रुपए शुल्क तय किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि परीक्षण के लिए आवश्यक किट पहले आयात किए जाते थे, अब किट देश में ही निर्मित किए जा रहे हैं, इसलिए ICMR निजी प्रयोगशालाओं के साथ बातचीत कर परीक्षण दर तय करेगी। इसी बीच बृहन्मुंबई महानगर निगम ने कहा है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन्हें लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण हैं, उन्हें जल्दबाजी में बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके नजदीकी कोरोना देखभाल केंद्रों में भेज दिया जाएगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 72% से अधिक हो गई है। राज्य में 2,605 लोगों का उपचार चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 संक्रमण के 143 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 100 कश्मीर संभाग से और 43 जम्मू क्षेत्र से हैं। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,467 हो गई है। इनमें से 2,302 लोगों का उपचार चल रहा है और 1,126 ठीक हुए हैं और 39 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। सिक्किम में कल 4 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या अब 7 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर पेमा छरिंग भूटिया ने स्वास्थ्य बुलेटिन में इसकी जानकारी दी। एक रिपोर्ट। सिक्किम में कोविड-19 के 2 और नए मामले सामने आए हैं। डॉक्टर पेमा शेरिंग भूटिया ने बताया कि दोनों नए मरीजों को गंगटोक के STNM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। डॉक्टर भूटिया ने बताया कि 2 अन्य महिलाओं की जांच पॉजिटिव आने के बाद उन्हें पृथकवास में रखा गया है, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के पहले कोरोना मरीज की फिर से जांच कराई गई है, उसे अभी हल्का बुखार है। डॉक्टर भूटिया ने लोगों से स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। गंगटोक से पारिजात की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तमिलनाडु में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना एकत्र किया है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके वाहन चलाने और अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी वायरस के संक्रमण का जोखिम पैदा करने पर 4,50,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कल लगभग 5,50,000 प्राथमिकी भी दर्ज की। ज्यादातर लोगों को मास्क न लगाने, सड़कों पर गलत तरीके से यात्रा करने जैसे नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।
राज्य का शिक्षा विभाग 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त है। 15 जून से होने वाली इस परीक्षा में लगभग 9,79,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। कंटेनमेंट जोन से आने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल में अलग बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के आने जाने का इंतजाम भी अलग से किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थियों की जांच की जा सके। सभी विद्यार्थियों को फेस मास्क दिए जाएंगे। विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। राज्यों ने कल से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल खोलने की तैयारियां तेज की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल अतिरिक्त पाबंदियों के साथ खुलेंगे। गोवा में गिरिजाघर कल से नहीं खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा, निजी अस्पताल संदिग्ध कोविड-19 रोगियों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व 700 फंसे भारतीयों को लेकर आज टुटीकोरिन पहुंचेगा। और ओपेक और सहयोगी देश इस वर्ष जुलाई तक तेल उत्पादन में 10% कटौती पर सहमत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कल से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्तरां के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए जा चुके दिशा निर्देशों की ज्यादातर बातें शामिल की गई हैं, पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से भी कुछ नए प्रतिबंधों की व्यवस्था इसमें जोड़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थलों को स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों के भीतर 5 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद का वितरण निषिद्ध रहेगा। उधर शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरों को चालू रखना होगा। फूड कोर्ट में क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। वहीं राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और कल यह 10,103 पहुंच गई। राज्य में 268 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,908 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर नए दिशा निर्देशों के साथ सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मंदिर आने के इच्छुक श्रद्धालुओं को पहले पंजीकरण कराना होगा। महाकाल मंदिर को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुला रखा जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक SS रावत ने बताया कि श्रद्धालु रविवार दोपहर से अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। श्रद्धालुओं की बुकिंग करने के लिए महाकाल मंदिर समिति की ओर से मोबाइल ऐप का निर्माण हो रहा है। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु एक दिन पहले अपना टाइम स्लॉट बुक कर पाएंगे। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के अलावा मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए एक टोल फ्री नंबर भी शुरू कर रहा है ताकि वे आसानी से दर्शन कर सकें। हालांकि श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने या गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी लगभग इसी तरह के सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पुदुचेरी में कल से मंदिर और होटल खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट। पुडुचेरी की पर्यटन सचिव श्रीमती पूर्वा गर्ग ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि 8 जून से लोग सुरक्षित दूरी अपनाकर होटलों में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि होटलों में स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उचित दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना और होटलों को नियमित रूप से संक्रमण मुक्त करना होगा। होटलों में सामान आदि का प्रबंधन कीटाणु मुक्त सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पार्किंग, स्वागत कक्ष, लिफ्ट, प्रतीक्षा गृह को समय समय पर जीवाणु मुक्त करना होगा। श्रीमती पूर्वा ने जोर देकर कहा कि होटलों को आने वाले लोगों का भी रिकॉर्ड रखना होगा। कोई वृद्ध बीमार व्यक्ति है तो तत्काल उसकी सूचना सरकार को देनी होगी। अधिकतम लोगों को भुगतान के लिए ई-वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। पुडुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। केंद्र सरकार की अनुमति के बावजूद गोवा में गिरिजाघर और मस्जिद कल से नहीं खुलेंगे। संबंधित धर्म गुरुओं ने कहा है कि मौजूदा स्थिति पूजा स्थल फिर से खोले जाने के अनुकूल नहीं है।
गिरिजाघरों ने कल से प्रार्थना के लिए पूजा स्थल खोले जाने से मना कर दिया है। चर्च के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए गोवा में चर्च अभी नहीं खोले जा सकते। कई गिरिजाघर श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन प्रार्थना सभाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ऑल गोवा मुस्लिम जमात एसोसिएशन ने भी राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मस्जिदें 30 जून तक बंद रखने को कहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक और सहयोगी देश तेल उत्पादन में रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल की कमी करने पर सहमत हो गए हैं। जुलाई के अंत तक इस कटौती से कोरोना वायरस से प्रभावित कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। ओपेक और रूस जैसे अन्य देशों के मंत्रियों ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस कॉन्फ्रेंस में महामारी के कारण ज्यादातर विमानों के उड़ान न भरने और कीमतों में गिरावट के कारण उत्पादन में कटौती के उपायों पर चर्चा हुई। संयुक्त अरब अमारात के तेल मंत्री सुहेल अल मजरोयुई ने ट्विटर पर कहा कि उत्पादन में कटौती का फैसला आम सहमति से किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल ने कोविड-19 रोगियों के गले से नमूने एकत्र करने के लिए स्वदेशी नेसोफेरिंजील स्वैब विकसित किया है। एनसीएल के निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कहा कि ये पॉलीमर के आदर्श गुणों का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 से 27 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर अजित पाठक ने नासिक में बताया कि लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सरकार ने प्रसूता मृत्यु दर घटाने, मातृत्व की आयु और पोषण का स्तर सुधारने जैसे मुद्दों पर विचार के लिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जया जेटली की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। ये कार्यदल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कार्यदल इन विषयों से जुड़े मौजूदा कानूनों में आवश्यकता के हिसाब से संशोधनों की सिफारिश करेगा और इन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के जरिए सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 2006, 2010, 2014 और 2018 के अखिल भारतीय बाघ अनुमान के निष्कर्षों से ये पुष्टि हुई है। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 एक बैक्टीरिया है जिसका इलाज एस्पिरिन से किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार स्पष्ट करती है कि कोरोना एक वायरस है और अभी तक इसका कोई विशेष मेडिकल उपचार नहीं है। कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने लोगों से आयुष संजीवनी ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में जान सकते हैं और कोविड-19 की इस मुश्किल स्थिति में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुष संजीवनी ऐप जारी की है। ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, iOS पर भी उपलब्ध है और ये ऐप एक प्रकार से आयुष के विधाओं के इंटरवेंशन की पूरी जानकारी देती है कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखा जाए, कैसे हम घर में रह करके स्वस्थ रह सके। और साथ साथ में हमने ऐसा कोई इम्यूनिटी की गाइडलाइन को हमने यदि प्रयोग किया है तो उसको हम इस ऐप के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जानकारी दीजिए। और मेरा निवेदन है कि आप कृपया इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि निमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिनको निमोनिया है या जिनको ये तंत्र संबंधित कोई भी बीमारी है वो जल्दी से कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं। यदि कोरोना से एक्सपोज हुए घर से बाहर न निकले, ये सबसे प्रमुख बात है। घर में भी आप थोड़ा सा अलग रखें और बहुत ठंडे वातावरण में न रहे और गुनगुना पानी लगातार पीजिए। और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में लौंग और मिश्री को आप थोड़ा मुंह में रखें, दिन भर थोड़ा थोड़ा चूसते रहें और एक अपने छाती पर सेक करें और अपने नजदीक के चिकित्सक की सलाह लें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 011-2331-4444।
8800115767 और 1800115767। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। कोलकाता में भी आंधी वर्षा की संभावना है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। देश के दक्षिणी भाग में चेन्नई में आंशिक रूप से बादल रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम या रात तक बादल और घने हो सकते हैं। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब पुष्पलता, एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। धन्यवाद प्रियंका। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन पहले जैसी स्थिति बनाए चीनी सैनिकों के हटने तक डटी रहेगी भारतीय सेना। शीर्ष सैन्य कमांडर स्तर पर हुई वार्ता में भारत की 2 टूक को दैनिक जागरण और अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता का शीर्षक है, सैन्य कूटनीतिक माध्यमों से जारी रहेगी बातचीत। नवभारत टाइम्स के अनुसार भारत चीन तनाव कम होने की उम्मीद। दैनिक भास्कर की खबर है, गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले ही 3 विधायकों के इस्तीफे देने से परेशान कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में भेजा। भारत में कोविड-19 के मामले इटली से ज्यादा होने की खबर को राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक जागरण ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से लिखा है, भारत में कोरोना की स्थिति विस्फोटक नहीं लेकिन खतरा बरकरार। वीर अर्जुन ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के इस बयान को प्रमुखता दी है कि 2-3 महीने में बन जाएगी कोरोना की दवा। उन्होंने लॉकडाउन खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग घटने का आग्रह भी किया। जनसत्ता का शीर्षक है, कई राज्यों में कल से पाबंदियों के साथ खुलेंगे मॉल और धार्मिक स्थल। हिन्दुस्तान लिखता है, कोरोना ने होटल रेस्टोरेंट के मेन्यू बदले। कई धार्मिक स्थलों में आरोग्य सेतु ऐप या आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है, तो कहीं ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही दर्शन मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा इस साल केवल बालतल मार्ग से 14 दिन की होगी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, यात्रा 21 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी। 55 वर्ष से कम उम्र के लोग ही जा सकेंगे और कोविड-19 जांच प्रमाण पत्र जरूरी होगा। अंतरिक्ष में कचरे के निपटान के लिए मिलकर काम करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मूल्यवान अंतरिक्ष संपत्तियों को अंतरिक्ष मलबे से है खतरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों ने कल से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल खोलने की तैयारियां तेज की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल अतिरिक्त पाबंदियों के साथ खुलेंगे। गोवा में गिरिजाघर कल से नहीं खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा, निजी अस्पताल संदिग्ध कोविड-19 रोगियों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व 700 फंसे भारतीयों को लेकर आज टुटीकोरिन पहुंचेगा। और ओपेक और सहयोगी देश इस वर्ष जुलाई तक तेल उत्पादन में 10% कटौती पर सहमत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।